बोलिए। आदित्य, अभी जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसका जवाब दीजिए। लास्ट क्लास में जो भी अपन ने पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमने स्टार्ट करा था, तो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पहले तो वो शेयर करिए। इज देयर एनी डाउट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? हमने लास्ट क्लास में ना पहले मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है ये पढ़ा था। मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो बी इंटू एरिया होता है। तो अगर हमने सिंपल केसेस भी देखे थे, अगर कि हमारे पास प्लेन एरिया दे दिया है और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म दे दी है, तो डायरेक्टली बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर कर देना है। अब बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर का मतलब ये भी होता है कि फील्ड अगर एरिया के पैरेलल हो तो उसका फ्लक्स जीरो हो जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद अपन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फेराडे के लॉ पढ़े थे। उन्होंने क्या क्या बताया था कि जब भी किसी एरिया से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो सकता है। अब ईएमएफ कितना इंड्यूस होता है ये सेकंड लॉ से पता चल गया था कि ईएमएफ का मैग्नीट्यूड होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर। उसको प्रोपोर्शनल बोला था, बाद में अपन ने ऐसे सेट करा चीजें की इक्वल हो गई। तो ईएमएफ का मैग्नीट्यूड इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। फिर एक लेंज लॉ भी पढ़ा था जो बता रहा था कि ईएमएफ की डायरेक्शन क्या आएगी, या इंड्यूस करंट अगर आएगा तो उसकी डायरेक्शन क्या आएगी। ठीक है। ये अपन ने बेसिक बेसिक चीजें करी थी और इन पे बेस कुछ एक दो क्वेश्चन करवाए थे मैंने आपको। एक क्वेश्चन आखिरी का बच गया था। एक है ना लूप था जिसको मैं रोटेट करा रहा था, उसके अंदर आपसे पूछा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएमएफ कितना आएगा, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कितना आएगा, ईएमएफ कितना आएगा, तो वो आपको बताना था। ठीक है, वो वाला क्वेश्चन अपन करते हैं। तो हमारे पास एक इस तरह का वायर का लूप है। ठीक है, हमारे पास एक वायर का लूप है इस तरह से। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे टर्न्स दिए हुए, इस तरह से बहुत सारे टर्न्स है इसके अंदर। और इसको हमने ना यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में रखा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल इसके प्लेन से परपेंडिकुलर दिखाई है मैंने, टी इक्वल टू 0 पर। अभी मैग्नेटिक फील्ड इसके ठीक परपेंडिकुलर है, पर ये जो लूप है ना वो घूम रहा है। इसको ये एक एक्सिस दिखाया है, इस एक्सिस के बाद इसको ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करा रहे हैं। इस लूप के अंदर एन टर्न से और ए इसका एरिया है। अब आपसे पूछ लिया था इसके अंदर ईएमएफ कितना डेवलप हो रहा होगा, तो ये वाला क्वेश्चन कर लिया आप लोगों ने? नो। ये करा कि नहीं करा? चलो, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, अभी नहीं करा है। अभी अटेम्प्ट कर लीजिए इसको। जैसे जैसे ये लूप घूमेगा, जैसे जैसे रोटेट करेगा, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर इज डिफाइंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। वो जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर हम एरिया वेक्टर लेते हैं, ये अपने लास्ट क्लास में भी देखा था। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर इसका एरिया वेक्टर होगा। अब ये प्लेन अगर ऐसे घूम रहा होगा तो इसका जो एरिया वेक्टर है डेफिनेटली वो भी चेंज होगा। अगर मैं इसको ऐसे साइड से देखूं, यहां से देखूं, साइड व्यू, तो अभी हमें ये लूप ऐसा दिखाई देगा साइड व्यू से, है ना। साइड व्यू में ये ऐसा पूरा इस तरह का एक लूप है, ये ऐसे इसमें टर्न से, तो साइड व्यू में आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। और आपको जो मैग्नेटिक फील्ड दिखेगी वो इसके परपेंडिकुलर ऐसे दिखाई दी है क्वेश्चन में। और ये लूप को घुमाया जा रहा है, तो उसको घुमाएंगे तो थोड़ी देर में वो ऐसा हो जाएगा घूम के, है ना। तो थोड़ी देर में लूप घूम के ऐसा पहुंच जाएगा, इस सिचुएशन में आ जाएगा। जब लूप इस सिचुएशन में आ गया घूम के, तो उसका एरिया वेक्टर भी तो ऐसा हो जाएगा, है ना। लूप का जो एरिया, इस प्लेन का जो एरिया वेक्टर होगा वो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो जैसे जैसे लूप टर्न लेगा वैसे वैसे इसका एरिया वेक्टर भी टर्न लेगा। समझ पा रहे हैं? है ना। जैसे सपोज ये हमारा ऐसा एरिया था, ये इसका नॉर्मल वेक्टर, एरिया वेक्टर, और ये लूप ऐसे घूम रहा है, इस तरह से इसको घुमाया जा रहा है। तो जो इसका एरिया वेक्टर होगा वो भी तो घूमेगा इसके साथ साथ। क्लियर है? चलो, तो अगर एरिया वेक्टर थोड़ा घूम गया इसका, मैग्नेटिक फील्ड ठीक ऊपर की तरफ थी, बी वेक्टर, एरिया वेक्टर के साथ इसका एंगल मान लेते हैं थीटा हो गया है। अच्छा, ये उतना ही थीटा हुआ होगा ना जितना लूप घुमा है, क्योंकि शुरू में तो लूप का एरिया वेक्टर ठीक ऊपर की तरफ था। टी टाइम में लूप कितना घूमेगा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, तो ओमेगा टी घूमेगा। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा टी है, तो टी टाइम में एंगल रोटेटेड शुड बी ओमेगा टी। तो एरिया वेक्टर बी वेक्टर के साथ थीटा एंगल बना रहा है विच इज गिवन बाय ओमेगा टी।
ये क्लियर हो रहा है? इज दिस क्लियर? यस, पवन वगैरह का रिप्लाई आ रहा है, यस, ओके। तो अब इस लूप का एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड थीटा एंगल पर है, तो आप फ्लक्स लिख सकते हो। कैसे लिखा जाता है? ये प्लेन एरिया है ना, प्लेन एरिया है, तो प्लेन एरिया से फ्लक्स कैसे लिखते हैं अपन? मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स वो होता है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर। और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं? हम दोनों का मैग्नीट्यूड लिखेंगे और उनके बीच के एंगल का कॉस लिख देंगे। अभी इनके बीच में एंगल दिखा है थीटा, तो यहाँ पे कॉस थीटा और थीटा ओमेगा टी था, मैंने थीटा को ओमेगा टी डाल दिया। ये आ गया हमारे पास डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, ये तो एक टर्न से फ्लक्स आएगा, मेरे पास यहाँ पे टर्न भी तो दिए थे बहुत सारे, तो नंबर ऑफ टर्न मल्टीप्लाई भी करना पड़ेंगे मुझको, तो मैं टोटल फ्लक्स लिख पाऊंगा लूप से। जो टोटल फ्लक्स इस लूप से है, लूप में बहुत सारे टर्न है, तो हर टर्न में सेम फ्लक्स है, तो इसलिए एन टाइम करना चाहिए मुझे टोटल फ्लक्स लिखने के लिए। तो ये टोटल फ्लक्स आ गया। टोटल फ्लक्स थोड़ा अच्छे से लिख दूं मैं, तो आ रहा है हमारे पास एन बी ए कॉस ओमेगा टी। अब आपसे ए में पूछा है इंक्लूडिंग लेंज लॉ, वो अपन लिख सकते हैं माइनस डी फाई बाई डी टी। जस्ट डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको, डिफरेंशिएट करोगे तो एन बी ए कॉस का डिफरेंशिएशन ओमेगा टाइम्स साइन ओमेगा टी हो जाएगा, है ना। कॉस का डिफरेंशिएशन जब अपन करेंगे तो माइनस साइन आएगा और ये बाहर का माइनस कैंसिल, तो ये हमारे पास ईएमएफ आ गया, ठीक है। ये ईएमएफ को अगर आप ध्यान से देखें तो ये दिख रहा है इसका एम्पलीट्यूड जैसा, और ये साइन का टर्म है, मतलब एक साइनसोइडल टर्म आ रहा है, देखो। तो साइनसोइडल ग्राफ बनेगा इसका, अगर इसका हम टाइम के साथ ग्राफ बनाए ईएमएफ का, जो ईएमएफ है इसका टाइम के साथ ग्राफ बना रहे हैं हम, तो साइनसोइडल ग्राफ बनेगा, साइन वाला कर्व बना देते हैं अपन, तो ऐसा हमको ईएमएफ दिखेगा। ये आ गया हमारे पास बस। ये जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है, यही तो एसी का पोटेंशियल होता है। एसी में, एसी तो घरों में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, तो ये जो आपने पढ़ा बेसिकली क्या, एसी जनरेटर। क्या पढ़ा है हम लोगों ने? एसी जनरेटर, घरों में इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है वो पढ़ा है अपन ने, एसी जनरेटर। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन को अच्छे से, अगर कोई भी डाउट है इसमें तो बताइए। हमने एसी जनरेटर पढ़ लिया एक्चुअली। अब मैंने लास्ट क्लास में दो क्वेश्चन और कराए थे, अगर आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने मैग्नेटिक फील्ड का टाइम के साथ वेरिएशन दिया था, ठीक है। एक्चुअली वहां करंट वरेंट वेरी कर रहा था जिससे मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही थी। सेकंड क्वेश्चन में एरिया वेरी कर रहा था, हमने एक लूप को धीरे धीरे बाहर ले जा रहे थे तो एरिया वेरी कर रहा था। और तीसरे क्वेश्चन में मैंने एंगल वेरी करा दिया। मैग्नेटिक फ्लक्स में तीन चीजें होती है, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, एरिया और उनके बीच का एंगल। इस क्वेश्चन में एंगल चेंज हो रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को अलग अलग सिचुएशन से अलग अलग तरीके से चेंज करा सकते हैं। उन तीनों पे बेस्ड अपन ने एक एक क्वेश्चन देखा, ठीक है। चलिए अब इसी के जैसे और क्वेश्चंस करेंगे हम। कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चंस और आते हैं, जैसे लेंज लॉ पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वो पूछ लेते हैं कि ऐसा करेंगे तो क्या होगा, वैसा करेंगे तो क्या होगा, उस टाइप के एक दो क्वेश्चन देखते हैं अपन, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास बता रहा हूं मैं, ये मेरे पास एक इनफाइनाइट वायर है जिसमें करंट है, और इसके पास में मैंने एक यहाँ पे लूप रखा है, दिस इज लूप। इस लूप को मैं मूव कराने लग गया अवे फ्रॉम द वायर, जो वायर था इससे मैं इसको दूर लेके जा रहा हूँ। जब इसको दूर लेके जाऊंगा, ये कंडक्टिंग लूप है तो उसमें करंट आ सकता है, ठीक है। अब ये बताइए, जैसे इसको दूर लेके जाऊंगा तो इनके बीच का मैग्नेटिक फोर्स कैसा डेवलप होगा? जब इस लूप को दूर लेके जाऊंगा तो ये वायर उसको क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, घुमाने की कोशिश करेगा, क्या करेगा बताइए। क्वेश्चन फिर से बता देता हूँ। एक एक स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट है, इसे फिक्स कर रखा है मैंने, और एक लूप है जो कंडक्टिंग है, इसे हम मूव करा रहे हैं इस तरह से वेलोसिटी से। और आपसे क्वेश्चन है कि जब स्ट्रेट इसको दूर ले जाएंगे तो स्ट्रेट वायर और इनके बीच में क्या फोर्स डेवलप होंगे, क्या वो अट्रैक्टिव होंगे, रिपल्सिव होंगे, या टॉर्क लगेगा, क्या होना चाहिए यहाँ पे बताइए। चलो मेरे पास आंसर भी आने लग गए, हिमांशु का आया है, विशाल का आया है, अमन का आया है, वेरी गुड। तो इसका करेक्ट आंसर ये होना चाहिए कि हम जिसको दूर ले जा रहे हैं लूप को, और लेंस लॉ ये हमें बताता है कि जो भी आप करोगे उसका अपोजिशन होना चाहिए, तो इन दोनों में ऐसा फोर्स आना चाहिए
किस लूप के दूर जाने का अपोजिशन हो, इनके लूप के दूर जाने का अपोजिशन हो। ये होने के लिए डेफिनेटली इस लूप पे सॉरी इस लूप पे अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होना चाहिए। जब अट्रैक्टिव फोर्स आएगा तभी तो दूर जाने का अपोजिशन होगा। तो इस वायर की वजह से इस लूप पे अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होना चाहिए। कैसे अट्रैक्टिव फोर्स आ सकता है? अगर इन दोनों वायर में सेम डायरेक्शन में करंट आ जाए तो हो सकता है। तो इंड्यूस करंट जो होगा वो कुछ इस तरह से आना चाहिए। मेरे पास जो वो लूप है उसके अंदर इंड्यूस करंट डेवलप हो रहा होगा, उसकी डायरेक्शन ये होना चाहिए। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हम एक तरीके से और सोच सकते थे। ड्यू टू दिस वायर, यहां अगर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द बोर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द बोर्ड। और एक वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो वायर से जितना दूर जाओगे कम होती जाती है। जैसे से लूप वायर से दूर जाएगा वैसे वैसे इसमें मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाएगी, क्योंकि स्ट्रेट वायर की फील्ड कम होती दूर जाने पे। सो दिस मैग्नेटिक फील्ड इज रिड्यूसिंग। ओके, नाउ लेंज लॉ क्या बोलता है? जिस जो चीज हो रही है जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है उसका अपोजिशन होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड और वो कम हो रही है, तो कम होने वाली चीज को आप अपोज कैसे कर सकते हो? उसे बढ़ाने की कोशिश करके। जो चीज डिक्रीज हो रही है उसे अपोज करना है तो उसको बढ़ाने की कोशिश करो। अंदर की मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है तो अंदर ही इंड्यूस करंट से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कराओ। इंड्यूस करंट ऐसा होना चाहिए जिससे इंड्यूस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर बने। इसलिए इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ये आई और इसकी वजह से इन दोनों वायर में हुआ अट्रैक्टिव फोर्स और इन दोनों में होगा रिपल्शन, लेकिन ये फोर्स वायर पास में होने की वजह से फोर्स ज्यादा होगा तो नेट इधर फोर्स आ जाएगा। आ रहा था समझ में? हमने दो दो तरीके से समझ लिया। हमने करंट्स के भी देख लिया, भैया ये करंट और ये करंट की डायरेक्शन सेम है तो इनमें अट्रैक्शन, इसमें और इसमें रिपल्शन, पर ये पास में है तो फोर्स ज्यादा होगा। नेट में अट्रैक्टिव फोर्स आ गया और अट्रैक्टिव फोर्स का रीजन अपने लेंस ब्लॉक से भी सोच लिया था। चलो एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास, रेस का फर्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा? अब क्वेश्चन करने से होगा मतलब कैसे क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के करना पड़ेगा, मतलब क्वेश्चन पूछो कि इसमें क्या सोचे तो मैं आंसर दे सकता हूँ। कैसे होगा? करने से होगा। ठीक है, तो रेस का क्वेश्चन डिस्कस ही कर लेते हैं अपन। डाउट आ रहा है तो रेस फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, रेस फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं अपन। लाओ जस्ट अ सेकेंड, मैं रेस ओपन कर लेता हूँ। चलो, ईएमआई की जो रेसेस है उसमें से जो पहली रेस है वो तो फ्लक्स कैलकुलेशन पे बेस्ड है, तो ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बोल भी दिया था कि आपसे हो जाएगी। और रेस नंबर 2 भी हो जाएगी। ठीक है, तो रेस नंबर 2 भी हो जानी चाहिए थी आपसे। अब मुझसे क्वेश्चन रेस 1 का फर्स्ट पूछा जा रहा है। रेस फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन तो अलग चीज है, ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ी है, वो तो फ्लक्स कैलकुलेशन है। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द लेफ्ट फेस, एक मैग्नेटिक फील्ड दे दी है और आपसे किसी फेस का फ्लक्स पूछा है, तो ये तो अलग क्वेश्चन है बेटा। रेस 1 का क्वेश्चन नंबर 5 आया। A coil of n turns in area A is rotated at the rate of n rotation per second in magnetic field of intensity B. The magnitude of maximum magnetic flux will be. क्वेश्चन नंबर 5 में मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स पूछा है, तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स कब होगा? यही क्वेश्चन है। कॉइल है जिसका एरिया दिया है n टर्न है, और मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स कब होगा? जब एरिया और बी एक ही डायरेक्शन में होंगे। तो फ्लक्स आ जाएगा एन बी ए, ये थीटा को जीरो ले लो तो एन बी आ जाएगा। तो आंसर एन बी ए होना चाहिए इसका फिफ्थ का। ठीक है मोइन, नाइन्थ पूछ रहे मेरे से। नाइन्थ, the number of turn in a long solenoid is 500, the area of cross section of solenoid दिया है आपको। if the value of magnetic induction on passing a current of 2 ampere through it is 5 into 10 power minus 3 tesla, the magnitude of magnetic flux connected with it in wevers। आपको टोटल सोलोनॉइड से फ्लक्स पूछा है उन्होंने, तो सोलोनॉइड से फ्लक्स कैसे निकालेंगे? मैग्नेटिक फील्ड कितनी जनरेट होती है? म्यू जीरो एन आई इंटू एरिया ऑफ द सोलोनॉइड, क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको। ये एक टर्न से फ्लक्स होगा इनटू जो टोटल नंबर ऑफ टर्न है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आंसर होना चाहिए इसका, क्वेश्चन नंबर 9 का। बच्चों की इसमें गलतियां होती है, बच्चे क्या करते हैं, ये नंबर ऑफ टर्न देखो क्वेश्चन में दिया 500, ये पर यूनिट लेंथ नहीं दिए आपको। ये जो स्मॉल एन होता है ना, ये नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ होता है।
तो लेंथ कितनी थी सोलेनॉइड की, नंबर ऑफ टर्न लॉन्ग सोलेनॉइड इज 500। कुछ दिया नहीं है इसके अंदर, लेंथ नहीं दी है, तो लेंथ की गड़बड़ हो रही है इसके अंदर। क्या बोल रहे हैं आप? सर सर रेस सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन सर वो गलत हो गया सर पहले। हाँ चलो ठीक है, ये 9th देख लेते हैं हिमांशु। मैग्नेटिक इंडक्शन टेस्ला में दिया है, तो मैग्नेटिक फील्ड दिए ना 5 × 10⁻³ टेस्ला, मतलब अच्छा मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्ट दे दी उन्होंने, वो सॉरी, तो ये तो हमको डायरेक्ट दे दी मैग्नेटिक फील्ड, तो हमें फिर ये डायरेक्ट दिए तो फिर तो क्वेश्चन हो जाएगा ना, ये नंबर ऑफ टर्न A × B कर दो, हो गया काम। ठीक है हिमांशु, आपने जो पूछा वही आंसर हो गया इसका, उससे ही हो गया क्लियर। चलो रेस 1 में और कोई डाउट? रेस 1 में, रेस 2 पे आ जाते। रेस 2 का पहला क्वेश्चन, अभी बोला था पहला क्वेश्चन, इज शोन इन द फिगर द कॉपर कॉइल ए इन द वायर आर प्लेस्ड इन द सरफेस ऑफ द पेपर, अ करंट ऑफ 1 एम्पीयर फ्लोज थ्रू द वायर इन डायरेक्शन इज शोन इन द फिगर, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट इज रेज्ड टू 2 एम्पीयर व्हाट विल द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस। एक वायर में करंट है और उसको बढ़ा दिया गया, करंट को बढ़ाएंगे तो बढ़ाने का अपोजिशन होना चाहिए। आपसे दूसरे लूप में करंट की डायरेक्शन पूछिए, तो एक वायर है जिसमें जो करंट है उसे इंक्रीज कर दिया, और ये एक लूप है। अच्छा, इसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगी, और जब ये करंट बढ़ेगा तो यहाँ फील्ड बढ़ेगी, फील्ड बढ़ेगी तो अपोजिशन होने के लिए उल्टा फील्ड बनाना चाहिए, तो करंट ऐसा आना चाहिए, ये आएगा इंड्यूस करंट। इसका इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ये होगी। कैसे करा मैंने, करंट इधर, उसकी वजह से फील्ड अंदर, अंदर की फील्ड बढ़ रही है, अपोजिशन करना है, उल्टा फील्ड बनाओ, करंट ऐसा आएगा। आया समझ में? सर आंसर तो सर इसमें क्लॉक फिर से बोलो। वाइज दिया है सर, आंसर तो क्लॉक वाइज दिया है। मैंने एग्जैक्ट वही कराया क्या जो क्वेश्चन, जो बोर्ड वहां पे लिखा है सर यस सर। डायग्राम ये रहा जो क्वेश्चन में दिया था, इस वायर में करंट इधर है, इसकी वजह से यहाँ फील्ड बाहर की तरफ आएगी, डॉट आएगी फील्ड, और ये बढ़ रही है, डॉट वाली फील्ड बढ़ रही है, तो उसका ऑपोजिशन करने के लिए अंदर फील्ड बनाना है, तो करंट ऐसा आना चाहिए। कुछ बुझा? बोलो आया? सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। देख वायर में करंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है सर, तो बढ़ रहा है। लूप लूप से मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में कनेक्टेड है, जो हमें लूप दिया है उससे मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में पास हो रही है? हाँ, आउटवर्ड, बाहर की तरफ, यस सर। बाहर की तरफ है ना, बाहर की तरफ, तो अब उसकी वो बढ़ रही है, तो लूप क्या चाहेगा, उसको अपोज करना। अपोज कैसे हो सकता है, जब अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बना दे, ये बाहर की तरफ फील्ड है वो बढ़ रही है, तो अंदर की तरफ फील्ड बनाना है, ऐसा करंट होना चाहिए। ठीक है, दो चीज देखना पड़ती है इंड्यूस करंट के डायरेक्शन के लिए। पहली चीज कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ लिंक थी, फ्लक्स किस डायरेक्शन का लिंक था, और वो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। तो फ्लक्स की जो डायरेक्शन थी, इससे लिंक फ्लक्स की डायरेक्शन वो प्लेन के बाहर की तरफ है, और वो बढ़ रहा है, तो बढ़ने के लिए उसके उल्टा फ्लक्स बनाना पड़ेगा, तो ऐसा फ्लक्स, ऐसा करंट आना चाहिए। ठीक है, चलो और बताओ, रेस 2 में कुछ और दिक्कत है आपको? रेस 2 क्वेश्चन 2, two straight and parallel conducting wire A inverts each other. If a current I flows in a wire A, then the induced current in B will be. दो वायर है, दोनों कंडक्टिंग है, दोनों को एक दूसरे के पास लाया जा रहा है, एक वायर में करंट I फ्लो कर रहा है, तो दूसरे में इंड्यूस करंट क्या होगा ये पूछा। दिक्कत यह है कि इन लोगों ने बताया नहीं है कि दूसरा वायर ओपन है कि क्लोज है, दूसरा वायर ओपन है कि क्लोज है, ये हमें पता नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास समस्या यह है कि एक वायर में तो करंट है, पर दूसरा वायर का लूप है कि नहीं, करंट कब आ सकता है, जब लूप पूरा हो।
अगर लूप पूरा होगा तो करंट आएगा, लूप नहीं होगा पूरा तो करंट नहीं आएगा। अच्छा, लूप अगर पूरा होता तो करंट किधर आता? तुमने दोनों वायर को पास में लाया, तो पास में लाने का अपोजिशन होने के लिए क्या होना चाहिए? करंट अपोजिट होना चाहिए। जब दो वायर में सेम डायरेक्शन में करंट होता है तो अट्रैक्ट करते हैं, और अपोजिट होता है तो रिपेल करते हैं। अब उनको पास में लाने का रिपल्शन होना चाहिए, तो अपोजिट करंट होना चाहिए। तो इसका आंसर होना चाहिए इफ इफ वायर इज क्लोज और जीरो, क्योंकि अगर वायर ओपन है तो करंट आ ही नहीं सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अगर दूसरे में करंट आ सकता है, या जीरो अगर दूसरे में करंट नहीं आ सकता, क्योंकि हमें पता नहीं कि दूसरा ओपन है या क्लोज है। तो मैं तो इसका आंसर है ना कुछ श्योर नहीं, ठीक है, बी या सी दोनों में से पॉसिबल है। ओके, रेट टू का क्वेश्चन 2, एक फिर क्वेश्चन 5 भी आया है। क्वेश्चन नंबर 5, एल्यूमिनियम रिंग बी फेसेस एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, द करंट आई थ्रू ए कैन बी अल्टर्ड। करंट जो है ए के अंदर वो बदल सकते थे। अब पूछा है कि आई बढ़ेगा तो ए रिपेल होगा कि क्या होगा, है पूछा है। तो सिंपल सी बात है, आपको ये सोचना है कि फ्लक्स बढ़ेगा तो क्या होगा। एक सोलोनॉइड जैसी दिखाई है, उसके पास में रिंग दिखाई है, रिंग सोलोनॉइड के जितना पास में जाएगी उससे फ्लक्स बढ़ना चाहिए, फ्लक्स कम होना चाहिए। अब आपने करंट बढ़ाया, तो करंट बढ़ाने से इससे जो भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, तो ये बढ़ने का अपोज करने के लिए दूर जाना चाहिए। सिंपल सी बात, करंट इससे फ्लक्स बढ़ेगा रिंग से, और वो तुम्हें कम करना है तो उसको दूर ले जाओ, ठीक है। और अगर यहाँ का करंट कम हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, तो रिंग को पास में लाओ, सिंपल। आया समझ में मोइन? यस, चलो। उसके बाद कोई और दिक्कत? 6, 7, 8, 9 किसी में भी? चलो, कोई डाउट नहीं इसके बाद आपको, वेरी गुड। ठीक है, आगे बढ़ते फिर अपन। देखो, अभी हमने समझा बेसिक्स, हमने पढ़ लिया फैराडे लेंज लॉ क्या होता है, तो अपना बेसिक बेसिक इस चैप्टर का कवर हो गया है, ठीक है। अब अपन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस पे आते हैं। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जो होते हैं वो सबके अंदर करना बस एक ही चीज है कि फैराडेज लॉ लगाना है, फ्लक्स कैसा है वो देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन किधर है, इंड्यूस करंट क्या आएगा वो देखो, और उससे कुछ कुछ चीजें पूछी जा सकती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए क्वेश्चन देता हूं मैं, तो आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा मैं बोल क्या रहा हूँ। तो क्वेश्चन लिखिए आप, ईएमआई का क्वेश्चन देख रहे हैं अपन, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन को, थोड़ी ज्यादा चीजें इसमें इन्वॉल्व कर रहा हूँ। देखिए, मेरे पास एक सर्किट है लाइक दिस, these are conducting rails, this is a resistance R, and there is a rod which is also conducting, placed like this, there is a rod which is placed like this, the distance between the rails is L, and this complete system is in uniform magnetic field B। ये पूरा सिस्टम है ना यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा हुआ है, यहाँ पे पूरे स्पेस में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इनटू द प्लेन, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा, ये भी कंडक्टिंग रॉड है, हाँ, कंडक्टिंग। और फ्रिक्शन केवल यहाँ है, सॉरी, फ्रिक्शन है ही नहीं, सब जगह स्मूथ है सरफेसेस, और रेजिस्टेंस केवल यहाँ है, बाकी कहीं कोई रेजिस्टेंस है नहीं, ठीक है। ऑल अदर थिंग्स आर रेजिस्टेंसलेस एक्सेप्ट दैट रेजिस्टेंस शोन। तो ये मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया, क्या डायग्राम क्लियर है? दिस इज अ कंडक्टिंग रॉड। चलो, अब मेरा क्वेश्चन ये है, if I pull this rod with constant speed, क्वेश्चन ये है, if we pull the rod with constant speed, तो इस लूप में ईएमएफ कितना आएगा? ईएमएफ
इन सर्किट, ये जो सर्किट है उसमें ईएमएफ कितना आएगा? सर्किट को शॉर्ट में सीकेट लिखता हूँ, सर्किट। करिए ट्राई जल्दी से। पहले तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है मैंने, ईएमएफ पूछा है। धीरे धीरे क्वेश्चन को बढ़ाऊंगा मैं, पहले तो इस पार्ट का आंसर दीजिए जल्दी से। चलिए, हर्षित का आंसर आ गया है। वेरी गुड हर्षित। एम ऑडिबल? यस सर। चलो, तो कई बच्चों का आंसर आ रहा है, इनफैक्ट मेरे पास एक अमन का भी आंसर आ गया। वेरी गुड अमन। तो देखो सॉल्व करते हैं अपन। हमने पूछा है क्वेश्चन में, इफ यू पुल द रॉड विथ कांस्टेंट स्पीड, क्या ईएमएफ आएगा सर्किट में? तो जरा ये सर्किट अगर देखे तो यही हमारे पास एक लूप बन रहा है, यहाँ पे यही एक लूप बन रहा है, और मैं मान लूं कि ये डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस x है, और रॉड की लेंथ तो दी हुई है क्वेश्चन में l। तो ये एरिया जो हो जाएगा जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है वो हो जाएगा x इंटू एल, और मैग्नेटिक फील्ड बी दी है ना, और इस एरिया के ठीक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस दिखाई है। तो फील्ड जब परपेंडिकुलर होती है तो सिंपल बी इंटू एरिया कर देते हैं अपन फ्लक्स लिखने के लिए। एरिया वेक्टर जो होगा वो प्लेन के अंदर की तरफ, बी भी प्लेन के अंदर की तरफ, तो कॉस थीटा 0 हो जाएगा, कॉस थीटा 1 हो जाएगा, थीटा 0 हो गया। तो ये फ्लक्स आ गया। अब फ्लक्स के बाद हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स चाहिए ईएमएफ निकालने के लिए। तो ईएमएफ का मैग्नीट्यूड अगर लिखना है तो मैं मैग्नीट्यूड के लिए डी5/dt लिख सकता हूँ, इसको डिफरेंशिएट करो तो dx/dt हो जाएगा। एंड ये डिस्टेंस x चेंज होगी बिकॉज ऑफ स्पीड v, dx/dt शुड बी इक्वल टू स्पीड ऑफ रॉड, तो ये आ गया BLV। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने निकाला कि कितना फ्लक्स लिंक हो रहा था। फ्लक्स निकाला b इंटू एरिया इंटू कॉस, दोनों के बीच का एंगल, b वेक्टर भी अंदर a वेक्टर भी अंदर, तो दोनों के बीच का एंगल 0, तो b इंटू एरिया से फ्लक्स आ गया। फ्लक्स का डिफरेंशिएट करा, BL और कांस्टेंट है, x बढ़ेगा क्योंकि रॉड इधर जा रही है तो x बढ़ेगा, dx/dt v लिख के या BLV अपने पास ईएमएफ। अब ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी? अभी ईएमएफ पूछा है, अब डायरेक्शन बताओ। डायरेक्शन बताओ, मतलब इसकी वजह से करंट आएगा तो किस डायरेक्शन में आएगा करंट, बताओ। ईएमएफ की डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा फ्लक्स के चेंज का अपोज करती है। जैसे जैसे रॉड इधर जाएगी तो ये एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो जो फ्लक्स अंदर की तरफ है वो बढ़ रहा है, उसका अपोजिशन कैसे हो सकता है? जब आप उल्टा फ्लक्स बनाओ, अपोजिट उल्टा फ्लक्स बनाओ, तो ऐसा करंट आना चाहिए, इस तरह का सर्किट में कुछ करंट आना चाहिए। तो ईएमएफ की डायरेक्शन कुछ ऐसा होना चाहिए, जैसे मैं अगर रॉड में दिखाऊं ईएमएफ कितना है, तो ईएमएफ कुछ ऐसा बैटरी बनना चाहिए, ये होना चाहिए ईएमएफ की डायरेक्शन, जिससे कि सर्किट में करंट जो अपन ने अभी डिसाइड करा था उस डायरेक्शन में आ जाए। ये होना चाहिए इंड्यूस करंट की डायरेक्शन, समझे? जब ऐसा इंड्यूस करंट आएगा तो फ्लक्स बढ़ने का अपोज कर सकता है वो। सही है क्या? है ना, सबसे पहले तो ईएमएफ कितना है वो पूछा, फिर मैंने इंड्यूस करंट की डायरेक्शन पूछ ली। अब मैं पूछ रहा हूँ करंट कितना आएगा, करंट भी बता सकते हो आप तो। ठीक है, अगला पार्ट इस क्वेश्चन का, व्हाट इज इंड्यूस करंट। बहुत ही आसान सी चीज है, इंड्यूस करंट बताओ, बताओ जल्दी से। BLV बाय आर, यस सभी बच्चे आंसर दे रहे हैं मुझे, BLV बाय आर। तो ईएमएफ था BLV और रेजिस्टेंस इस लूप में एक ही R, तो ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस कर दो तो किसी भी लूप का करंट मिल जाता है। एक करंट लूप, एक लूप के अंदर करंट चाहिए तो उसमें ईएमएफ निकालो कितना है, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कर दो, करंट आ जाता है। ये आ गया। अच्छा, इसकी डायरेक्शन भी पता है आपको, है ना? तो रॉड में करंट है देखो, और अभी तुमने MEC चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो तुम्हें पता है कि जब कोई करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो उससे फोर्स लगता है।
अ करंट कैरिंग इन वायर इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस फोर्स। तो इन सभी वायर पे लगेगा फोर्स, एम आई राइट? इन सभी वायर पे लगेगा फोर्स। तो अगर फोर्स की डायरेक्शन देखे, इस वायर में करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो फोर्स की डायरेक्शन आएगी बी इधर, सॉरी करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो ऊपर की तरफ आएगा। इस पे फोर्स आएगा ऊपर की तरफ, यहाँ फोर्स आएगा ऐसा ऊपर की तरफ, इस वाले पे फोर्स नीचे की तरफ, इस रेजिस्टेंस पे फोर्स इधर और रॉड पे फोर्स इधर। ये सब पे फोर्स की डायरेक्शन दिखाई मैंने। अच्छा, ये बाकी तो क्वेश्चन में कुछ बताया नहीं था, ये कंडक्टिंग रेल्स कैसी है, मोशन इनका हो रहा है कि नहीं पता नहीं है, लेकिन ये तो कंफर्म है कि इस रॉड का मोशन हो रहा है। तो रॉड को आप पुल कर दो, रॉड को आपने पुल करा है, वी पुल रॉड विद कांस्टेंट स्पीड, तो रॉड को आपने पुल करा है और रॉड पे लग रहा है फोर्स, रॉड को आप पुल कर रहे हो, रॉड पे लग रहा है फोर्स, ठीक है? आपने रॉड को पुल करा और रॉड पे फोर्स है, तो आपको उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा, सही बात है? तो अगला क्वेश्चन मेरा ये हो सकता है, आप रॉड को पुल कर रहे हो तो फोर्स कितना लगाना पड़ रहा है? फोर्स नीडेड टू पुल रॉड। आपने रॉड को पुल करा है कांस्टेंट स्पीड से, तो उसको पुल करने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? करंट की डायरेक्शन बता दो। करंट की डायरेक्शन कैसे देखेंगे? इंड्यूस करंट की डायरेक्शन देखने के लिए पहले फ्लक्स देखो किस डायरेक्शन में है, फ्लक्स अंदर की तरफ है, फिर देखो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। तो फ्लक्स बढ़ रहा है क्योंकि ये लूप इधर, रॉड इधर जाएगी तो फ्लक्स बढ़ेगा। तो जब अंदर का फ्लक्स बढ़े तो उसका अपोज करने के लिए उल्टा फ्लक्स बनाना पड़ेगा, उल्टा बढ़ने का अपोज करने के लिए उल्टा कर दो हाथ को, तो ये करंट की डायरेक्शन आएगी। बहुत सिंपल। चलो आगे, फोर्स नीडेड टू पुल द रॉड। रॉड को पुल करने के लिए फोर्स क्या लगेगा? तो हमें उतना ही फोर्स लगाना पड़ रहा होगा जितना मैग्नेटिक फील्ड रॉड पे फोर्स लगा रही है। भैया इस रॉड पे आपको फोर्स ही क्यों लगाना पड़ रहा है? आपको इधर इसको पुल करने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? एफ एक्सटर्नल क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि रॉड पे मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स है। मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स क्या होता है? वो शायद आपने पढ़ा होगा, आई एल बी होता है। आई एल क्रॉस बी करते हैं, और एल वेक्टर यहाँ पे इधर और बी वेक्टर अंदर, दोनों परपेंडिकुलर है। जब ऐसा हो तो आई एल बी कर दिया जाता है, जब एल और बी परपेंडिकुलर है। तो करंट कितना है आप जानते हो, अभी लिखा आपने बी एल बी बाय आर इंटू एल बी कर दो, तो ये आ गया हमारे पास बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर। इतना आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, जितना मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स है उतने आपका फोर्स होना चाहिए, तो आपको भी इतने फोर्स लगाना पड़ेगा। दिस शुड ऑल्सो बी एफ एक्सटर्नल। बताओ आएगा समझ में? ये पॉइंट समझ में आ रहा है? आपको रॉड को पुल करने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा, और वो कितना है वो निकाल दिया अपन ने। तो देखो है तो क्वेश्चन ईएमआई का, लेकिन इसमें मैंने फोर्स पूछ लिया। अगर मैं डायरेक्ट ये वाली चीज पूछता तो थोड़ा आपको टफ लगता, लेकिन है तो ईएमआई का क्वेश्चन ना। मतलब आपको एक सर्किट दे दिया, रॉड को पुल करने के लिए फोर्स क्या लगाना पड़ेगा, तो अगर डायरेक्ट ये पूछ लेता तो थोड़ा टफ लगता, लेकिन पूरा अपन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से सोच के करा है, ठीक है? तो थोड़े टफ क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं यहाँ पे, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का यूज कर लिया अपन ने, ठीक है? और उसमें एक चीज और पूछी जा सकती है, रॉड को पुल कर रहे हो फोर्स लगा के, तो रॉड की वेलोसिटी है, आपने पावर क्या डिलीवर करे, ये भी पूछा जा सकता है। पावर डिलीवर्ड बाय यू, इसमें पूछ लिया मैंने, पावर सप्लाइड बाय यू। आप कितनी पावर सप्लाई कर रहे हो? जल्दी से आंसर दो, कितनी पावर सप्लाई कर रहे हो? रॉड को आप पुल कर रहे हो, तो रॉड को पुल करने में आपने फोर्स लगाया है, तो आपने कितनी पावर सप्लाई करी बताइए? चलो, पावर के लिए क्या कर सकते हैं? फोर्स इंटू वेलोसिटी कर सकते हैं अपन। पावर निकालने का आसान सा तरीका फोर्स डॉट वेलोसिटी, है ना? तो फोर्स लगाना पड़ रहा है बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर इंटू वी कर दो तो वी स्क्वायर आ जाएगा। ये बहुत ही आसान, ठीक है? अच्छा, रजिस्टर में करंट है ना, देखो यहाँ इस सर्किट में करंट है, तो इस रजिस्टर में करंट है। कितना करंट था? ये लिखा हुआ था इंड्यूस करंट अपने पास। तो रजिस्टर में करंट होता है तो उसमें हीट डेवलप होती है, उसका पावर क्या होती है, हीट का रेट क्या होता है? रेट ऑफ हीट जनरेशन इन रजिस्टर।
जल्दी बताओ, रजिस्टर में हीट कैसे निकालते हैं? आई स्क्वायर आर, वेरी गुड विशाल, आई स्क्वायर आर। आई कितना आया था यहाँ पे, इस सर्किट में करंट क्या था वो रख दो, कितना करंट था, बी एल वी बाय आर, वो रखो। तो बी एल वी बाय आर इसका स्क्वायर इंटू आर, सॉल्व करो। इधर स्क्वायर करूंगा, नीचे आर का स्क्वायर, ऊपर एक आर भी है, तो नीचे सिंगल आर बचेगा ना, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर बच जाएगा ये, ठीक है। इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व, जो रेट ऑफ जनरेशन ऑफ हीट है रेजिस्टेंस में जिस रेट से हीट जनरेट हो रही है वही रेट आपने सप्लाई करा है। देखो, पावर सप्लाइड बाय यू, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर है, और रजिस्टर में जिस रेट से हीट जनरेट हुई है वो भी सेम है। कैन यू टेल मी ऐसा क्यों हो रहा है? कोई बता सकता है मुझे ऐसा क्यों हो रहा है? बोलिए, संजना, विशाल, मोइन, कोई भी, आदित्य, ऐसा क्यों हो रहा है? जिस रेट से आप सप्लाई कर रहे हो एनर्जी उसी रेट से रजिस्टर में हीट डेवलप हुई है। कांस्टेंट वेलोसिटी, नो संजना। एनर्जी कंजर्वेशन, बहुत बढ़िया हिमांशु, सबसे अच्छा इसका आंसर है एनर्जी कंजर्वेशन। भैया एनर्जी कंजर्व होती ना, हम जो एनर्जी सप्लाई करेंगे वही तो रजिस्टर में आ रही होगी। लेंज लॉ ये तो बोलता है कि आपको, आपने क्या करा, रॉड पे फोर्स लगा के पुल करा तो मैकेनिकल वर्क करा, और आपका मैकेनिकल वर्क इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो एनर्जी कंजर्वेशन है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म कन्वर्ट हो रही है, ये समझ में आ रहा है हमको यहाँ पे, ठीक है। लेंज लॉ इज डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। लेंज लॉ यही तो बताता है कि आपको काम करना पड़ेगा अगर आप फ्लक्स चेंज कर रहे हो तो, और आपका जो काम करा हुआ होगा वही सर्किट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में प्रोड्यूस होगा। तो ये लेंज लॉ से ही आ रहा है या एनर्जी कंजर्वेशन से आ रहा है? बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो ये तो सर्किट और पूरा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का यूज करके करा है मैंने क्वेश्चन, पर आप में आपसे इसमें अगर मैं डायरेक्ट पूछता कि पावर क्या डिलीवर होगी या ऐसा कुछ पूछता तो आपको थोड़ा टफ लगता क्वेश्चन, ठीक है। तो एक टफ क्वेश्चन थोड़े ऐसे ही होते हैं। चलो, अब ये जो क्वेश्चन है ना स्पेसिफिकली दिस, कि रेल पे एक रॉड है उसको पुल करा, इसके कई सारे वेरिएशन आते हैं, बहुत सारे वेरिएशन बनते हैं। अभी मैंने रॉड को कांस्टेंट स्पीड से पुल करा, ऐसा भी हो सकता है मैं रॉड को वेलोसिटी देके छोड़ दूं और फिर आपसे आगे की चीजें पूछ लूं, या रॉड को कांस्टेंट फोर्स लगा के पुल करूं फिर कुछ पूछ लो आपसे, तो उसमें कई सारे वेरिएशन होते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन अगर क्लियर है तो इसके फिर वेरिएशन देखते हैं अपन। मैं हिंट देते जाऊंगा वेरिएशन में, हर चीज अपन डिराइव नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा आइडिया देते जाऊंगा मैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्लियर है, तो अपन आगे बढ़ते हैं। चलो, तो आपने अगर ये नोट कर लिया है ध्यान से, अब अपन नेक्स्ट चीज देखते हैं इसके वेरिएशन, ठीक है। तो ये हटा रहा हूं सब में। देखो, अब क्या क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, देखिए यहां लिख रहा हूं मैं, एट t इक्वल टू 0 rod is given a velocity v naught and released। रॉड को इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी दी, हाँ ये v naught दे दी है और छोड़ दिया है। एट t इक्वल टू 0 रॉड इज गिवन वेलोसिटी v naught एंड रिलीज। तो क्वेश्चन वही है, उसका नया वेरिएशन देख रहे हैं अपन, वही रॉड थी उसको एक वेलोसिटी देके छोड़ दिया है, कुछ नहीं कर रहे अपन, फोर्स नहीं लगा रहे, जस्ट रिलीज कर दिया है, रिलीज, ठीक है। देन फाइंड स्पीड ऑफ रॉड एज फंक्शन ऑफ टाइम। रॉड की स्पीड टाइम के फंक्शन में निकालना है, करो एक बार ट्राई कर लो आप जल्दी से। रॉड की अब आपको स्पीड पूछ ली मैंने एज द फंक्शन ऑफ टाइम, करिए ट्राई।
अच्छा, अगर हम सिर्फ रॉड को स्पीड दे दें और हम उस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहे, तो यहाँ पे चेंज क्या हो गया है, ये एक्सटर्नल फोर्स हट जाएगा ना, है ना, ये एक्सटर्नल फोर्स हट जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स भी हट जाएगा क्या? वो क्यों हटेगा भाई? रॉड की अगर स्पीड है तो ईएमएफ आएगा, उसमें ईएमएफ आएगा तो करंट आएगा, करंट आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स भी आएगा, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स तो होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स धीरे धीरे रॉड की स्पीड कम कर रहा होगा, बिकॉज रॉड की स्पीड के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो किसी जनरल टाइम पर रॉड की स्पीड चेंज होकर मान लो v हो गई है एट सम टाइम t, एट टाइम t, और ये डायग्राम दिख रहा है। कितना फोर्स होगा मैग्नेटिक फील्ड का? अभी ये थोड़ी देर पहले ही निकाला था अपन ने, BLV/R, ये करंट आया था इंटू LB, तो ये हो रहा था फोर्स, थोड़ी देर पहले जस्ट कराया अपन ने, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स इससे पीछे की तरफ लग रहा है, तो रॉड को आगे वेलोसिटी दी है, फोर्स पीछे है, तो रॉड होगी रिटार्ड। इस रॉड का अगर आप एफबीडी देखो, इस रॉड पे मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लग रहा है पीछे और वेलोसिटी आगे है, इसका एक्सेलरेशन पीछे आएगा, तो ये होगी रिटार्ड। कितना आएगा एक्सेलरेशन? रॉड का मास अगर मान लेते हैं अपन m, तो एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं F/m, है ना। ये हो जाएगा B²L² V/mr। Am I right? समझ में आ रहा है? ये मैंने क्या करा है, समझ में आया? रॉड पे आप फोर्स नहीं लगा रहे हो, केवल मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स है। मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, कितना है मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स वो लिखा, थोड़ी देर पहले करा ही था अपन ने। तो वो फोर्स उसको एक्सेलरेट करा रहा है अपोजिट टू द वेलोसिटी, तो इसको रिटार्डेशन बोलेंगे एक्सेलरेशन को, ठीक है। अब ये एक्सेलरेशन को -dv/dt लिख सकता हूं मैं, बिकॉज दिस इज रिटार्डेशन, तो -dv/dt, ये हो गया B²L² इंटू v। अब इसके आगे क्या करेंगे? हमें देखो वेलोसिटी की एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है, एम आई राइट? दिख रही है आपको? तो बस इसके बाद ये dt उधर ले जाओ। अब ये तो आपने काइनेमेटिक्स वगैरह पढ़ा हुआ है यार, तो ये dt वहां ले जाओ, माइनस लगाओ उधर, इंटीग्रेट वगैरह कर लो, ठीक है। dv/v, v इधर लेके आ गए, -B²L²/mr, dt यहाँ ले गए, दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा दो। वेलोसिटी t इक्वल टू 0 रखो यहाँ पे टाइम को, उस समय वेलोसिटी v0 थी, इसी समय t पर वेलोसिटी v है। अब इंटीग्रेट वाला वगैरह कर लो तो इक्वेशन आ जाएगी। जब इसको सॉल्व करोगे ना तो इक्वेशन ऐसी कुछ आती है, वेलोसिटी इक्वल टू v0 इंटू 1 माइनस e की पावर माइनस कुछ आता है, करके देखना ऐसा एक्सप्रेशन आएगा, है ना। वो मैं ढंग से बता नहीं रहा क्या आएगा, क्योंकि आप करोगे नहीं फिर, नहीं तो फिर तो आप ये चेक करना कि यहाँ क्या पावर आती है, ठीक है। और इसका ग्राफ बना देता हूँ मैं, कैसा आता है। इसका ग्राफ ये आता है कि पहले वेलोसिटी ज्यादा थी और बाद में धीरे धीरे कम होती जाती है, ठीक है, कम होती है, ऐसा नहीं आता इक्वेशन, ये ऐसी आती है, e की पावर माइनस कुछ आता है इंटू टी, तो वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जाती है, लाइक दिस, समझे? चलो, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ना। वो जो अपन ने क्वेश्चन करा उसी का बस आर्ट पूछ लिया मैंने, उसको थोड़ा सा चेंज करके पूछ लिया। अब इसमें कई वेरिएशन बनते हैं, पहले तो ये समझ में आया आपको, ये बताओ क्या करना है, ये हो जाएगा आगे कि नहीं होगा? e की पावर कुछ आएगी, यस, बीटी नहीं आएगा विशाल, e की पावर कुछ और आएगी, e की पावर में यहाँ कुछ और आएगा, ये वाला टर्म आएगा, B²L²/mr इंटू टी आएगा, यहाँ करके देखना, ठीक है। चलो, संजना ने तो आंसर भी दे दिया मुझे, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी करिएगा, है ना। पवन का भी आंसर आ गया, वेरी गुड पवन। तो बाकी सब बच्चे भी करिएगा, ठीक है। तो इसमें ये एक अपन ने वेरिएशन देखा इस क्वेश्चन का, और भी वेरिएशन होते हैं। अभी मैंने क्या करा है, देखो यहाँ पे t0 पे रॉड को वेलोसिटी दी और छोड़ दिया। ऐसा भी कर सकता था कि t0 पे रॉड पे कांस्टेंट फोर्स लगाना चालू कर दूं, कांस्टेंट फोर्स से रॉड को पुल कर रहे, तो वहां कुछ और चीज हो जाती है। जब कांस्टेंट फोर्स लगाएंगे तो फोर्स की वजह से शुरू में तो अच्छा एक्सेलेरेशन आएगा, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा रॉड की स्पीड आएगी तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स भी आएगा, तो फिर नेट फोर्स चेंज हो जाता है। आपको फिर एक आगे फोर्स एक पीछे फोर्स, जैसे दो फोर्स दिखते हैं, एक्सटर्नल फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स।
तो फिर से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बना के करना पड़ता है। तो आप वैसे अब सारे वेरिएशन ट्राई करना, आपको मिल जाएंगे किताबों में, अपने मॉड्यूल में भी है, तो आप है ना इसके कई वेरिएशन देखोगे, ठीक है। और सब बेसिकली काइनेमेटिक्स लगाना है, एनएलएम लगाना है, मतलब उसमें इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन जो थोड़ा सा लगता है वो इतना ही है कि इंड्यूस करंट क्या आएगा और ये फोर्स क्या आएगा ये लिखना, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लगेगा बस ये ध्यान रखना, और इंड्यूस करंट का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये अपन ने देखा कैसे इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन, एमईसी और एनएलएम वगैरह को काइनेमेटिक्स को मिलाकर क्वेश्चन बनाया है। जैसे फोर्स की इक्वेशन लिखना, फिर एक्सेलरेशन लिखना है एलएलएम, फिर एक्सेलरेशन के बाद वेलोसिटी निकालना है ये काइनेमेटिक्स। तो काफी मिक्स क्वेश्चन है ये, मतलब ठीक है। तो ऐसे बहुत सारा मिक्सअप करा जा सकता है, इनफैक्ट रोटेशन भी इन्वॉल्व किया जा सकता है यहाँ पे, तो काफी मिक्स टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए धीरे धीरे करेंगे अपन, और ये सब एडवांस के क्वेश्चन होगा, इससे मिक्स क्वेश्चन एडवांस में आते हैं। मेंस में तो अभी आपने दिया ही है, तो आपको पता ही है कि बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो अपन अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन करते जाएंगे टाइम के साथ। अभी अपन कुछ बेसिक बेसिक चीजें और बची वो कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं अपन। हमने ये पढ़ लिया है कि इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन क्यों होता है, ठीक है। अब अपन समझेंगे, जस्ट अ सेकंड बच्चों। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। तो इस क्वेश्चन के बाद अपन है ना, हमने ये समझा है कि फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ आता है। क्यों आता है इस कारण को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, ठीक है। क्यों आता है ईएमएफ? तो वन ऑफ द रीजन जिससे ईएमएफ आता है वो होता है मोशनल ईएमएफ। एक दो तरीके से अपन समझेंगे ईएमएफ आना। तो पहला तरीका जिससे हम समझने वाले हैं वो है मोशनल ईएमएफ। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ मैं हटा रहा हूं, फिर अपन स्टार्ट करते हैं मोशनल ईएमएफ। जस्ट अ सेकंड बच्चों। ओके, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं मोशनल ईएमएफ। नाम से थोड़ा समझ में आ रहा होगा, मोशन, मोशन की वजह से आने वाला ईएमएफ, ठीक है। मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ। चलिए ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। सपोज मेरे पास एक कोई कंडक्टर है, आई हैव एन कंडक्टर। ये मैं एक रॉड दिखा रहा हूँ विच इज मेड ऑफ कंडक्टर। दिस इज अ कंडक्टिंग रॉड, ठीक है। ये कंडक्टिंग रॉड मैग्नेटिक फील्ड के स्पेस में रखी हुई है। मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर, तो मैग्नेटिक फील्ड दिखा देता हूँ मैं सपोज क्रॉस दिखा देता हूँ मैग्नेटिक फील्ड को। ऐसे रैंडम मैंने क्रॉस दिखा दिया मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, फिलहाल मैंने क्रॉस दिखा दी। और ये रॉड है ना मूव कर रही है, सपोज इसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी सपोज ऐसी दिखा दी मैंने, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, अभी दिखाई मैंने बस ऐसे रैंडम, ठीक है। अब कंडक्टर के अंदर होते क्या है? कंडक्टर के अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर के अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। आपने पढ़ा हुआ है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इस कंडक्टर को आप मूव करा रहे हो मैग्नेटिक फील्ड में, और अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, उससे फोर्स लगेगा, अंदर के प्रोटॉन पे भी फोर्स लगेगा। प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर बॉन्डेड होते हैं, और न्यूक्लियस बहुत हैवी होता है, और पूरा जो सिस्टम होता है उसमें न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर एक तरह से रिजिड स्ट्रक्चर हो जाता है, जिसमें सिर्फ मोशन के लिए इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। कंडक्टर के अंदर मोशन के लिए सिर्फ इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, और सारे इलेक्ट्रॉन भी नहीं होते, कुछ जो आखिरी सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री होते हैं। तो अपन जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे उनको ही देख रहे हैं, बाकी को देख ही नहीं रहे। तो ये कंडक्टर है जिसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन थे, और इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में हम मूव करवा रहे हैं। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन पे फोर्स भी लगेगा, सब पे लगेगा, पर ये फ्री है तो इनका मोशन भी हो सकता है ना। किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा पहले ये सोचते हैं। वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, है ना, तो v इधर, b अंदर, v क्रॉस भी ऊपर आएगा, तो इलेक्ट्रॉन में फोर्स नीचे की तरफ आएगा। सही बात है क्या? है ना, इलेक्ट्रॉन में फोर्स नीचे की तरफ आएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स नीचे की तरफ आ रहा है। कितना आएगा ये फोर्स? एफ बी में यहाँ लिख देता हूँ, फोर्स टू मैग्नेटिक फील्ड। कितना आएगा मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स? एमईसी में पढ़ते हैं आप लोग, वो आता है क्यू वी क्रॉस बी, ये आता है फोर्स क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स आता है क्यू वी क्रॉस बी किसी चार्ज पार्टिकल पे। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन जो भी अंदर फ्री टू मूव होंगे उन पे नीचे फोर्स लगेगा। दे विल ट्राई टू मूव टू डाउन डायरेक्शन, तो नीचे की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही कंडक्टर को आप मोशन कराना स्टार्ट करोगे मैग्नेटिक फील्ड में, अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है सब पर ऐसा फोर्स फील होगा, तो सारे एक डायरेक्शन में जाने की कोशिश करें।
अब ये सब एक डायरेक्शन में फ्लो करने की कोशिश कर रहे हैं। मान लो कि कंडक्टर इतनी सी लेंथ का ही कंडक्टर था, तो इस एंड पर इलेक्ट्रॉन जब आएंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस एंड पर जब इलेक्ट्रॉन आ गए तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ इकट्ठा हो गए तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव आया तो इधर पॉजिटिव आ रहा होगा। फिर पूरा कंडक्टर तो हमने न्यूट्रल लिया था, कंडक्टर के अंदर के इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ मूव कर गए तो ऊपर ऊपर क्या आ गया होगा, पॉजिटिव चार्ज, नीचे नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से। और ये नेगेटिव पॉजिटिव भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। उसकी डायरेक्शन होगी प्लस से माइनस चार्ज की तरफ। जो एक कंडक्टर था जिसको हमने मूव कराया तो अंदर के फ्री इलेक्ट्रॉन जो थे वो एक तरफ इकट्ठा हो गए, नीचे इकट्ठा हुए इलेक्ट्रॉन, ऊपर पॉजिटिव चार्ज नीचे नेगेटिव, तो अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट हो गए जो चार्ज इकट्ठा हुए उनकी वजह से। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो भी तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन अभी मूव कर रहे थे अभी उन पे फोर्स लगाना चालू करेगी। और बचे हुए इलेक्ट्रॉन पे तो कोई इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगा इस पे, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का भी फोर्स आएगा इस पे। सही बात है क्या? और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स होना चाहिए वो होना चाहिए चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो कोई समझते हैं यहाँ तक मैंने क्या क्या बताया? देखिए अच्छे से, कोई भी डाउट हो तो बताइए। मैंने बताया एक कंडक्टर है, कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करा रहे हो, कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहे हैं तो उन पर मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लगेगा। जो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लगेगा उसकी वजह से, अगर सिर्फ इतनी सी लेंथ का कंडक्टर है तो इलेक्ट्रॉन नीचे आके यहाँ इकट्ठा हो गए, जिसकी वजह से ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव चार्ज आया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आई। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो बचे हुए और इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्टर में, तो अभी बहुत सारे और इलेक्ट्रॉन भी है जो मूव कर सकते हैं, उन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का भी फोर्स लगने लगेगा और थोड़ी सी देर में ही इक्विलिब्रियम आ जाएगा। और ये दोनों फोर्स देखिए अपोजिट डायरेक्शन में थे तो इक्विलिब्रियम में दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे। तो अगर हम थोड़ी देर में देखें तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इन इक्विलिब्रियम दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल और डायरेक्शन अपोजिट, तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स ऑफ मैग्नेटिक, ऐसा हो जाना चाहिए इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो। ठीक है, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस ऑफ फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बराबर हो गया होगा इक्विलिब्रियम में। थोड़ी देर बाद कंडक्टर में अपन को और कोई मोशन नहीं दिखेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर एक छोटी सी लेंथ का कंडक्टर लो तो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराओ तो उसमें थोड़ी करंट फ्लो करते दिखता है, उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो थोड़ी दिखता है अपन को, वो इसलिए जीरो हो जाएगा बिकॉज ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई जिसने इलेक्ट्रॉन का फ्लो रोक दिया था। क्लियर हुआ? बताइए जल्दी से, क्या चीज समझ में आई? मोइन को तो आ गई, बाकी बच्चे संजना, 2 बच्चों को रिप्लाई कर रहे हैं, 3। अभिषेक गुप्ता आपको आया? वरुण को भी आ गया, विशाल को भी आ गया, गुड। आकांक्षा, अनीशा, पवन को भी आ गया, आकांक्षा को भी आ गया, गुड। अनीशा को भी आ गया, ठीक है ना? तो घर पे सिर्फ बैठे नहीं रहना होता है बच्चों, रिप्लाई भी करना चाहिए, है ना? एक्टिव रहा करो, ठीक है? ओके, तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो गए होंगे इक्विलिब्रियम में, तो इलेक्ट्रॉन का मोशन बंद हो गया होगा। अब ये अगर सिचुएशन है, इक्विलिब्रियम आ चुका है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स तो माइनस ई इंटू ई वेक्टर था, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स क्या था, माइनस ई इंटू वी क्रॉस बी। तो मुझे पता चल गया अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी डेवलप हुई है, माइनस ई कैंसिल हो गया तो माइनस वी क्रॉस बी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई है। और जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई है उसके अपोजिट जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है, उसकी वजह से इन दोनों एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप हुआ होगा उसको लिख सकते हैं हम माइनस ई वेक्टर डॉट लेंथ वेक्टर, यहाँ से यहाँ का लेंथ वेक्टर अगर मैं एल वेक्टर लूँ तो लिख सकते हैं। आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म देती है, छोटी सी लेंथ की बात कर रहे हैं अपन, छोटी सी लेंथ को डीएल बोल देता हूँ मैं, है ना? छोटी सी लेंथ है इसलिए डीएल वेक्टर बोल देता हूँ। तो ये होता है ना छोटी सी लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस, डीवी बोल देते हैं इसको, माइनस ई वेक्टर डॉट छोटा सा डिस्प्लेसमेंट।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रख दी जाए जो ऊपर लिखी है, एक माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, V क्रॉस B डॉट dl। ये पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दोनों एंड के बीच में। तो कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करा रहे हैं, उसके दोनों एंड के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है यही हमको ईएमएफ के फॉर्म में दिखता है। दिस इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द रॉड। हमने जो फेराडे लॉ से पढ़ा है वो ईएमएफ एक्चुअली यही होता है। तो छोटी सी लेंथ में अपन ने ईएमएफ कितना डेवलप होता है वो देखा। इसको चाहो तो डी ईएमएफ लिख दो। तो व्हेन अ कंडक्टिंग मटेरियल, कंडक्टिंग रॉड इज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, there is a potential difference developed across ends of rod, which is the EMF in the rod। उसका फॉर्मूला आ गया हमारे पास dl dot v cross b, and this is how we can explain the production of EMF। किसी कंडक्टर में EMF क्यों आता है ये हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। और अगर वो कंडक्टर पूरा क्लोज सर्किट हो, अगर वो क्लोज सर्किट है तो क्लोज सर्किट होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंटिन्यूस चलते रहेगा। मैंने यहाँ पे क्या बोला था कि कंडक्टिंग रॉड इतनी सी है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, ऊपर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हुआ। अब अगर क्लोज सर्किट हुआ तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंटिन्यूस चलते रहता है, आपको इंड्यूस करंट दिखता है। तो इंड्यूस करंट का रीजन भी समझ में आ रहा है हमको, कुछ क्लियर हो रहा है। चलो, तो जब जब कंडक्टर का मोशन हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में तब तक ईएमएफ क्यों आता है, इसका कारण है मोशनल ईएमएफ। whenever a conductor is moving in magnetic field, why there is some induced EMF in that, उसका रीजन इज मोशनल ईएमएफ। कितना आता है मोशनल ईएमएफ? छोटी सी लेंथ डीएल वेक्टर का मोशनल ईएमएफ वो होता है v क्रॉस b डॉट डीएल। ठीक है, नाउ अब सब 12 पढ़े हुए आप सब जानते हो ये वेक्टर सॉरी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर क्रॉस इधर लगा दो डॉट इधर लगा दो तो फर्क पड़ता है क्या? बताओ, मैं क्रॉस और डॉट को इंटरचेंज कर दूं तो फर्क पड़ता है क्या? नो, मेरे पास आंसर है नो। यस, तो आपको अलग फॉर्म में भी दिख सकता है ये एक्सप्रेशन अलग फॉर्म में भी दिख सकता है। ठीक है, अलग फॉर्म में भी दिख सकता है। चलिए, तो ये छोटी सी लेंथ का ईएमएफ था। चलो अब बड़ी बड़ी रॉड के अंदर ईएमएफ कितना होगा वो निकालते हैं, लेकिन थोड़ा सा आसान केस पहले लेंगे अपन। तो आसान केस से मैं ले रहा हूँ सबसे पहले स्ट्रेट रॉड और मैग्नेटिक फील्ड कैसे ले रहा हूँ? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ना। एक सीधी सीधी रॉड ले रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म ले रहा हूँ, और मोशन का भी स्पेशल केस ले रहा हूँ, मोशन ट्रांसलेशनल। कैसा मोशन है? ट्रांसलेशनल, रोटेशन नहीं है, ट्रांसलेशनल। ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब क्या होता है कि सीधा सीधा मोशन। जैसे कि ये पेन अगर रॉड है तो रॉड बिल्कुल ऐसी सीधी सीधी चल रही है यू, ऐसे भी जा सकती है यू, घूम नहीं रही है, ये अलाउ नहीं, ऐसा अलाउ नहीं है ना। रॉड हमेशा एकदम ऐसे चलेगी यू, इस तरह से अपने पैरेलल रहेगी हमेशा। इस तरह के मोशन को बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो आसान करने के लिए मैंने क्या करा, पहले ट्रांसलेशन मोशन लिया, स्ट्रेट रॉड ले ली, सीधी रॉड ले ली और यूनिफॉर्म फील्ड ले ली। ठीक है, तो अगर मेरे पास ये रॉड है, ट्रांसलेशन मोशन अगर है तो हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम होगी इसकी। ट्रांसलेशन मोशन में कोई भी अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशन मोशन करता है तो उसके हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम होती है। मैग्नेटिक फील्ड तो यूनिफॉर्म बोल ही चुका हूं मैं, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, तो ये दोनों हर जगह सेम हो गए। अब छोटी सी लेंथ डीएल अगर लूं, अब रॉड भी स्ट्रेट ली है तो डीएल वेक्टर की डायरेक्शन भी हर तरफ सेम आएगी। तो अगर हम इसका टोटल ईएमएफ निकालें, जिसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ छोटा सा ईएमएफ, तो इंटीग्रेशन में डीएल वेक्टर का ही इंटीग्रेशन बचेगा, बाकी वी और बी तो बाहर आ गए। कि ट्रांसलेशन मोशन में हर पॉइंट पे वेलोसिटी सेम और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट बाहर आ गया इंटीग्रेशन के। अब बचा ओनली डीएल का इंटीग्रेशन, क्योंकि हर तरफ डीएल एक ही डायरेक्शन में, तो डीएल वेक्टर टोटल जोड़ के इसका टोटल लेंथ वेक्टर लिखा जा सकता है, टोटल लेंथ वेक्टर। तो इसका ईएमएफ आ जाएगा एल वेक्टर डॉट बी क्रॉस बी, ये आ जाएगा सीधी सीधी रॉड में ही। और आप शायद जानते होंगे कि अगर तीन वेक्टर एक दूसरे के ठीक परपेंडिकुलर हो तो उनका ट्रिपल प्रोडक्ट मैक्सिमम आता है। ये सिचुएशन हो
तो ईएमएफ आ जाएगा सिंपली BLV। 3 वेक्टर मतलब लेंथ वेक्टर, बी वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर तीनों परपेंडिकुलर हो तो मोशन ईएमएफ सबसे ज्यादा आता है, क्योंकि ये ट्रिपल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है। और अगर इन तीन में से कोई भी दो वेक्टर पैरेलल हो गए तो रिजल्ट 0 आता है ना। इफ ये मैंने लिखा है फॉर मैक्स ईएमएफ L vector, B vector and V vector must be perpendicular to each other। और कोई भी दो इनमें से पैरेलल हो गए तो ईएमएफ 0 हो जाएगा। इफ एनी टू ऑफ L और B और V आर पैरेलल तो ईएमएफ कितना आएगा 0। ये मेरे को मैथ्स में पढ़ा हुआ याद कि ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो 0 हो जाता है। क्या आपको याद है ऐसा? सही लिखा है क्या मैंने? गलत तो नहीं लिखा? बोलो सबको आया ये? चलो मोइन तो बता रहा है सही है, वेरी गुड। तो मैंने एक केस बताया कि स्ट्रेट रॉड है और उसको मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करा रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है, तो उसमें ट्रांसलेशन मोशन अगर हो रहा है तो मोशन लिमिट कितना आता है वो निकालना बहुत आसान हो गया। वो मैक्सिमम होता है जब तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर और BLV आ जाता है। तो कोई भी सिचुएशन आ जाए तो आप मोशन लिमिट निकाल सकते हो, बिकॉज यू नो हाउ टू कैलकुलेट ट्रिपल प्रोडक्ट। 12 पढ़े लिखे बच्चे हो तो ट्रिपल प्रोडक्ट तो मुझे लगता है ऐसा आता होगा। ठीक है, चलो तो स्ट्रेट रॉड का ये वाला केस देखिए अपन ने। अब रॉड स्ट्रेट ना दी तो कर्व रॉड दे दी, घूमी फिर भी रॉड दे दी, तो क्या करेंगे? इस बात पे आ जाते हैं। तो ये हो गया, तो मैं इधर का हटा के आगे की चीज बताऊं, है ना। कर्व रॉड पे दिखा देखते हैं अपन। विशाल बोल रहा है ट्रांसलेशनल ही क्यों लिया? देख बेटा मेरे को पहले कुछ आसान चीज लेना थी, मैं रोटेशन लूंगा बाद में, पर पहले आसान चीज ले रहा हूँ, पहले ट्रांसलेशनल ले रहा हूं मैं। ठीक है, रोटेशन भी करेंगे बाद में अपन, क्योंकि क्या होता है कि एक साथ थोड़ी टफ चीज देख सकते हैं अपन, पहले आसान आसान देख के धीरे धीरे टफनेस बढ़ा लेते हैं। तो पहले ट्रांसलेशन देखिए, हटा दो बाकी की चीजें, इधर का पोर्शन हटा रहा हूं मैं, है ना। अब देखो, अब मान लो कि जो मैं रॉड ले रहा था वो सीधी नहीं है, वो कोई भी रैंडम शेप की रॉड है, जैसे ये देखो, ये ऐसा कुछ रॉड है, ऐसी कोई रॉड, एक रैंडम शेप की रॉड है। ठीक है, सबको दिख रहा होगा ये बहुत ही रैंडम सा शेप बनाया है मैंने। अब इसमें किसी को ईएमएफ पूछ लिया, किसी ने ईएमएफ पूछ लिया, तो कैसे निकाले? तब क्या करेंगे, पहला वही सिचुएशन कुछ आसान से लूंगा, अभी तो मैं ज्यादा टफ नहीं करूंगा, मैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लूंगा, यूनिफॉर्म बी वेक्टर। दिखाई दे रहा है ऊपर यूनिफॉर्म लिखा है? नहीं दिख रहा है? इसको थोड़ा सा कैमरा फ्री कर देते हैं अपन, ये है ना, ज्यादा थोड़ा बहुत दिख रहा है, यूनिफॉर्म लिखा है। मैंने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ली है और मोशन अभी भी ट्रांसलेशनल ले रहा हूँ। ट्रांसलेशनल से क्या होगा कि हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम, ट्रांसलेशन मोशन में हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम होती है, हर पॉइंट पे सेम वेलोसिटी, हर पॉइंट पे वेलोसिटी सेम। तो इससे आसान हो गई चीज मेरे पास। क्यों? क्योंकि जब इसमें मैं ईएमएफ निकालूंगा तो वो होगा इंटीग्रेशन छोटा सा ईएमएफ, वो छोटा सा ईएमएफ लिखेंगे डीएल वेक्टर क्रॉस वी क्रॉस बी। इसकी कहीं पे छोटी सी लेंथ लूंगा डीएल वेक्टर, उसमें ईएमएफ आ जाएगा ये। अब ये वी और बी तो हर जगह सेम है, ट्रांसलेशन मोशन में वेलोसिटी हर जगह सेम, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्मली ये सेम, तो इन दोनों को इंटीग्रेशन के बाहर ले लो, तो अंदर बचेगा इंटीग्रेशन डीएल वेक्टर डॉट वी क्रॉस बी। अब डीएल वेक्टर का मतलब छोटा सा लेंथ वेक्टर और उसका इंटीग्रेशन मतलब एडिशन, तो हर जगह ये छोटे छोटे लेंथ वेक्टर का एडिशन करना है, इन सारे वेक्टर को जोड़ना है मुझे। इन सबको जब ऐड करूंगा, छोटे छोटे वेक्टर्स रखे उनको ऐड करना है, वेक्टर एडिशन करना है, तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे? इसका रिजल्ट मुझे ये मिलना चाहिए ना, नेट स्टार्टिंग से एंड तक का वेक्टर। बोलो,
जब मेरे पास बहुत सारे छोटे छोटे वेक्टर्स है, उनको वेक्टरली ऐड करना है, तो मुझे रिजल्टेंट ये वेक्टर मिल जाएगा। तो डीएल वेक्टर का इंटीग्रेशन मुझे एल वेक्टर मिल गया डॉट वी क्रॉस वी। तो बहुत आसान चीज हो गई। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और ट्रांसलेशन मोशन है, तो कोई भी शेप की रॉड हो, आपको शेप नहीं देखना है, आपको स्ट्रेट लाइन बना देना है स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट, और उससे ईएमएफ निकालना। समझ में आया बात ये? संजना ने कहा था प्रोजेक्शन ले लेंगे, बिल्कुल सही संजना, वही चीज आ गई एक तरह से। ये कोई भी शेप की रॉड हो, तो आपको शेप का कोई मतलब नहीं है, आपको बस स्टार्टिंग पॉइंट देखो, एंड पॉइंट देखो। उस रॉड के अंदर ईएमएफ निकालने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट देखो, वो एल वेक्टर ले लो, एल वेक्टर डॉट वी क्रॉस भी ले लो, तो आपको मिल जाएगा ईएमएफ कितना आएगा। आ रहा है समझ में? मोशनल ईएमएफ। विशाल पूछ रहा है अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो तो क्या करेंगे? भाई इंटीग्रेट करेंगे, और क्या करेंगे। छोटे छोटे से सेक्शन में ईएमएफ कितना आता है आपको पता है, ये लिखा हुआ है एल वेक्टर डॉट वी क्रॉस बी। अब इसको इंटीग्रेट कर लेना। इंटीग्रेट करने के लिए आपको मुझे बताना पड़ेगा बी कैसी है, तो जैसा बी दोगे उस हिसाब से इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, चलो पहले तो आसान चीज जो है वो समझो। ये आ गई रॉड का ये वाला केस आया। ओके, तो मोशनल ईएमएफ अपन ने समझा इसको। ठीक है, तो ऐसे कॉमन क्वेश्चन आता है, बहुत कॉमन एक चीज आती है, क्वेश्चन आता है कि एयरप्लेन उड़ रहा है। अब एयरप्लेन उड़ रहा है, अपन सब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में रहते हैं, हमारे आसपास अर्थ की भी मैग्नेटिक फील्ड है। तो कोई एयरप्लेन उड़े, कोई भी कार चले, कोई बस चले, कोई ट्रक चले, वो सब अर्थ की फील्ड में चल रहे हैं। तो अर्थ की फील्ड में मोशन कर रहे वो, तो उनमें भी ईएमएफ आता है। वहां पर भी आपको ये ईएमएफ पूछते हो, वहां पर आपको देखना पड़ेगा कि फील्ड किधर है, वेलोसिटी किधर है, और लेंथ की डायरेक्शन क्या है। ये तीन चीज आपको पता रहेगी तो आप वहां पे मोशनल ईएमएफ निकाल सकते हो। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड आपको पता होना चाहिए कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में होती है, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट भी होता है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड एकदम हॉरिजॉन्टल नहीं होती, उसके दो कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, मान लो ये डायरेक्शन थी नॉर्थ की, ये डायरेक्शन थी साउथ की, और ऊपर है अप, नीचे है डाउन। ठीक है, और ईस्ट वेस्ट किधर हो जाएगा, इधर नॉर्थ है तो ईस्ट बाहर, वेस्ट अंदर। ये डॉट लिख के मैं ईस्ट लिख रहा हूं, और एक क्रॉस लिख के मैं वेस्ट लिख रहा हूं। तो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो अप्रोक्सीमेटली साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में होती है, अप्रोक्सीमेटली। लेकिन उसका एक वर्टिकल कंपोनेंट भी होता है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट होते हैं। मैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन को 0 ले रहा हूं, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन 0 मान के कर रहा हूं मैं, और नेट अर्थ की फील्ड होती है ऐसे, इस डायरेक्शन में। उसका जो एंगल होता है हॉरिजॉन्टल से, उसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। सॉरी, ये बात समझ में आई? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड एक साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी है, तो इनका रिजल्टेंट जिस डायरेक्शन में आता है उसका हॉरिजॉन्टल से एंगल, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप या डिप एंगल। ये समझ में आ रहा है डायग्राम? 12th में पढ़ाते हैं ये तो आपको। ये सब चीजें क्लियर? बस मोइन के पेपर में क्वेश्चन भी आया था, वेरी गुड मोइन। देखो ये थोड़ा सा हो जाता पहले तो कितना अच्छा रहता अपना। तो एरोप्लेन वाला और कई ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें, मोशनल ईएमएफ पूछते हैं, व्हीकल्स को मूव करवा दिया और मोशनल ईएमएफ कितना आएगा पूछेंगे। और वहां पे कई बार 90% क्वेश्चन में तो आपको मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की देते हैं वो लोग। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड आपको पता होनी चाहिए कि किस डायरेक्शन में होती है। ठीक है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में होती है, एकदम एग्जैक्ट साउथ टू नॉर्थ नहीं होती, थोड़ा सा टिल्टेड होती है। दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। उसको मैंने 0 मान दिया, फिलहाल फिलहाल वो कम ही होता है, उसको 0 मान दिया। साउथ टू नॉर्थ एग्जैक्ट नहीं होती अर्थ की फील्ड, थोड़ी सी इधर की तरफ होती है, थोड़ा सा। ठीक है, तो वो जो थोड़ा सा एंगल है उसको मैंने 0 मान लिया। ठीक है, अपने इंडिया में थोड़ा सा है वो, बाकी जगह बड़ा भी होता है। टूवर्ड्स पोल जाएंगे तो बहुत बड़ा भी हो जाता है वो एंगल। फिलहाल उसको डिक्लिनेशन छोड़ो। तो डिक्लिनेशन को निग्लेक्ट करके अर्थ की फील्ड का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, एक वर्टिकल होता है, नेट ऐसा आती है, और ये एंगल ऑफ डिप। ये इतना इन्फॉर्मेशन याद होनी चाहिए, अगर ये पता रहेगा तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, अब ये एंगल ऑफ डिप अगर थीटा दिया है तो देखो बी कॉस डेल्टा वो हो जाएगा बी एच, और बी
साइन डेल्टा हो जाएगा बीवी, और अगर आप यहाँ डिवाइड कर दो तो बीवी अपॉन बी एच वो हो जाएगा हमारे पास टेन डेल्टा। तो ये कुछ रिलेशन है, क्वेश्चन में क्या दिया उस हिसाब से आप चीजें निकाल के यूज कर लेना। अगर आपको एंगल ऑफ डिप दिया है, हॉरिजॉन्टल फील्ड दी है, तो बी ऐसे निकाल सकते हो, है ना। तो एक चीज पता तो दूसरी आप निकाल सकते हो इन फॉर्मूले। चलिए, तो इन पे क्वेश्चन मिलेंगे हमारे मॉड्यूल में, वो देखेंगे अपन। पर अभी आपके बहुत सारे क्वेश्चन आए, ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, तो थोड़ा ये भी देख लेते हैं अपन, ठीक है। चलो, तो मैं मोशनल ईएमएफ डिराइव करा रहा था, तो अभी मैंने क्या क्या करा है, स्ट्रेट रॉड ले ली, कर्व रॉड ले ली, फिर मैंने अभी तक यूनिफॉर्म फील्ड ली है, नॉन यूनिफॉर्म नहीं ली। और मैंने मोशन भी कैसा कराया है, ट्रांसलेशन कराया, रोटेशन नहीं कराया। चलो अब रोटेशन करा देता हूँ, पहले रोटेशन देख लेते, फिर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी ले लेंगे। तो 18 में रोटेशन करा देते। सपोज एक रॉड है मेरे पास, ये कोई पॉइंट है ओ, जिसके बाद वो घूम रही है ना, थोड़ी सी इधर भी बड़ी दिखा देता हूं मैं, जिसके बाद वो घूम रही है, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा टी। वो पॉइंट एकदम सेंटर नहीं है, इट इज ए जनरल पॉइंट। सपोज इस पॉइंट से इधर की लेंथ है L1, इस पॉइंट से इधर की लेंथ है L2, है ना। जनरल मैंने लेंथ रॉड की L1 प्लस L2 हो जाएगी। अब आप क्या मुझे इस पॉइंट की वेलोसिटी बता सकते हो जो सेंटर से किसी डिस्टेंस x पे होगा, बताओ। सेंटर से किसी डिस्टेंस x, रॉड के जो घूमने का सेंटर है उससे किसी डिस्टेंस x पे वेलोसिटी क्या होगी। हिमांशु का आंसर आ गया, ओमेगा इंटू एक्स। वेरी गुड हिमांशु। इस पॉइंट की वेलोसिटी होना चाहिए ओमेगा इंटू एक्स। तो x जैसे जैसे बढ़ेगा वेलोसिटी चेंज होगी, यहाँ वाले पॉइंट की वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, सेंटर वाले की जीरो हो जाएगी। नीचे जाएंगे तो वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगी, यहाँ वेलोसिटी इस तरफ होगी, वेलोसिटी ऐसे चेंज हो रही होगी, उधर यहाँ कम, ऊपर थोड़ी और ज्यादा, फिर थोड़ी और ज्यादा, फिर यहाँ थोड़ी और ज्यादा, ऐसे वेलोसिटी चेंज होगी हर पॉइंट पे। तो ट्रांसलेशन मोशन में सबसे वेलोसिटी सेम होती है, यहाँ अलग अलग आ जाएगी। अलग अलग होने से अपन को ईएमएफ में आप इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे आप छोटी सी लेंथ कंसिडर करते हैं, यहाँ पे छोटी सी लेंथ ले लेता हूँ मैं, डीएक्स लेंथ। तो डीएक्स लेंथ में कितना ईएमएफ आएगा वो लिखते पहले तो अपन, छोटा सा ईएमएफ इन छोटी सी लेंथ, वो हो जाएगा छोटी सी लेंथ वेक्टर डीएक्स। वो डायरेक्शन ये वाली ले लेता हूं मैं, डीएक्स वेक्टर की डायरेक्शन ये वाली ले लेता हूं, ठीक है, डॉट वी क्रॉस बी। थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए फील्ड यूनिफॉर्म ले लेते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड हर तरफ प्लेन के अंदर है ऐसा मान लेते बी, आसान हो जाएगा, फील्ड पूरा अंदर की तरफ है। तो फील्ड ऐसा प्लेन के अंदर की तरफ है, वेलोसिटी इधर, तो v क्रॉस बी, देखो v और b दोनों परपेंडिकुलर ले लिए मैंने, तो वेलोसिटी इधर और b अंदर, v और b दोनों परपेंडिकुलर हो गए, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे फिर इनका, ये तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, dx इधर, वेलोसिटी इधर, b अंदर, तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर, तो ये आ जाएगा dx vb, तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर होते तो ये हो जाता है। और वेलोसिटी को ओमेगा एक्स डाल सकता हूँ ना मैं, वेलोसिटी को ओमेगा एक्स ले लिया मैंने, तो छोटा सा ईएमएफ ही आया। अब ऐसे ही मुझे पूरा ईएमएफ निकालना है, तो सारे छोटे छोटे ईएमएफ को जोड़ूंगा मैं, टोटल ईएमएफ निकालना है, तो सारे छोटे छोटे ईएमएफ को जोड़ूंगा मैं, ठीक है। सारे छोटे छोटे ईएमएफ को जोड़ दूंगा तो मुझे टोटल ईएमएफ मिल जाएगा रॉड के अंदर। अब मान लो मैं पहले सेंटर से यहां तक जोड़ रहा हूं, जब मैं सेंटर से यहां तक दिखूंगा तो हर पॉइंट की वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही है, डीएल ऊपर ही है, तो सबके ईएमएफ एक ही डायरेक्शन में आएंगे, फ्रॉम ओ, ये वाला पॉइंट ले लेते हैं एम, ऊपर वाला पॉइंट ओ टू एम, ऑल दी ईएमएफ आर इन सेम डायरेक्शन। मैंने क्या चेक करा, ईएमएफ की डायरेक्शन तो बदल नहीं रही, ये चेक करा। कैसे चेक करा, ईएमएफ आता है v क्रॉस b डॉट डीएल, तो ईएमएफ v क्रॉस b की डायरेक्शन में आता है। मोशनल ईएमएफ की डायरेक्शन v क्रॉस b होती है, ये स्केलर प्रोडक्ट हो रहा है,
ये डीएल अगर इसकी डायरेक्शन में है तो प्लस आएगा, डीएल इससे उल्टा है तो नेगेटिव आ जाएगा। तो मोशनल ईएमएफ की डायरेक्शन वी क्रॉस बी में आती है। वी क्रॉस बी देता है डायरेक्शन ऑफ मोशनल ईएमएफ, डायरेक्शन ऑफ मोशनल ईएमएफ। तो ऊपर की तरफ देखेंगे तो वेलोसिटी इधर, बी अंदर, वी क्रॉस बी सब तरफ ऊपर आ रहा है, तो सब तरफ एक ही डायरेक्शन में, तो मैं डायरेक्ट जोड़ सकता हूँ। तो अगर मुझे ईएमएफ निकालना है फ्रॉम ओ टू एम, तो डायरेक्ट सारे छोटे छोटे ईएमएफ को जोड़ सकता था, तो जोड़ दूंगा डायरेक्ट, तो क्या आ जाएगा रिजल्ट मेरे पास, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, बी ओमेगा कांस्टेंट, अंदर बचा एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन, और एक्स की लिमिट 0 टू L1 हो जाए, L2 हो जाएगी, तो ये हो गया बी ओमेगा L2 का स्क्वायर बाय 2, एक्स डी एक्स का एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट रखेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही ईएमएफ जब O टू N निकालूंगा, इसको N बोल दिया, तो नीचे की तरफ भी देखो क्या है, वेलोसिटी इधर, बी अंदर, बी तो हर जगह मैंने अंदर ही लिया है, यहाँ भी ईएमएफ की डायरेक्शन सब तरफ सेम आएगी, वी क्रॉस बी नीचे की तरफ आएगी, तो वो भी ऐसे इंटीग्रेट करके निकालोगे तो बी ओमेगा L1 स्क्वायर बाय 2, यहाँ पे लिमिट बस L1 हो जाएगी। लेकिन कोई N टू O M देखे, ईएमएफ N टू M, अब इसमें समस्या है कि यहाँ वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड नीचे आ रहा है, वी क्रॉस बी नीचे, उधर वी क्रॉस बी ऊपर, तो जो दोनों ईएमएफ है ना, इनकी डायरेक्शन अलग अलग है। ठीक है, तो अब N टू M जाएंगे तो ये दोनों ईएमएफ सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, बी ओमेगा L2 स्क्वायर बाय 2 माइनस बी ओमेगा L1 स्क्वायर बाय 2, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ अलग अलग आ रही है। देखो मैंने क्या करा, इस पूरी रॉड में ईएमएफ निकाला है, कैसे निकाला, पहले सेंटर से ऊपर वाले एंड का निकाला, सेंटर से नीचे वाले एंड का निकाला, और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट थी इसलिए दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। सेंटर से ऊपर वाले एंड का कैसे निकाला, मैंने सेंटर से कुछ डिस्टेंस गया, वहां पे छोटा सा एलिमेंट लिया डीएक्स विड्थ का, उस डीएक्स विड्थ का छोटा सा ईएमएफ लिखा, वो छोटे से ईएमएफ में देखा कि डीएक्स वी बी तीनों परपेंडिकुलर है, बिकॉज मैंने बी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ लिए, वेलोसिटी इधर है, लेंथ इधर है, तीनों परपेंडिकुलर है, तो ये आ गया छोटा सा ईएमएफ, और छोटे से ईएमएफ को इंटीग्रेट करके पूरा ईएमएफ मिलेगा। फिर मैं जब O से M जा रहा हूँ तो मैंने चेक करा कि ईएमएफ की डायरेक्शन क्या थी, ईएमएफ की डायरेक्शन आती है अलोंग वी क्रॉस बी, तो यहाँ वेलोसिटी इधर है, बी अंदर है, वी क्रॉस बी की डायरेक्शन ऐसा आ रही है, तो यहाँ से यहाँ सब जगह ईएमएफ सेम डायरेक्शन में है, तो डायरेक्ट एडअप करा, इसको इंटीग्रेट करा इसको, तो बी और ओमेगा कांस्टेंट बाहर आ गया, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करा, एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट 0 टू L2 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आ गया। वैसे ही नीचे भी करा मैंने, अब ये दोनों ईएमएफ अपोजिट तो सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो आपसे कोई सेंटर से एंड का पूछे ईएमएफ तो आप वो बता सकते हो, कोई आपको एंड टू एंड पूछे तो वो भी बता सकते हो। आ रहा समझ में, रोटेशन के केस में भी मोशन ईएमएफ निकाल दिया अब अपन ने। क्लियर? बताइए जल्दी से, क्या ये आया समझ में? चलो संजना वरुण तो सबका रिप्लाई आ रहा है, वेरी गुड, ओके। तो अब वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड का ईएमएफ निकालना बचा है, तो वो देखेंगे अपन, वो थोड़ा सा एडवांस टाइप के क्वेश्चन होगा, तो वो सब देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और अभी आप बहुत सारे होमवर्क कर सकते हो। ठीक है, तो रेस 1 और रेस 2 ईएमआई की तो मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि कर लेना। अब आप एक काम करना, रेस नंबर 3 भी पूरी हो जाएगी, तो 1 2 3 ये तीनों कंप्लीट करना है। कुछ क्वेश्चन तो आज अपन ने डिस्कस भी करे, नेक्स्ट क्लास में रोज जो दिक्कत होगी आपकी पूछ लेना। तो 1 2 3 ये तीनों रेस पूरी करके लाना है आप, इज दैट अंडरस्टूड? तीनों रेस पूरी करके लाना है नेक्स्ट क्लास में आपको। चलो, और चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और मैं हो सकता है कि किसी दिन थोड़ा सा इवनिंग में क्लास लूँ आपकी।